तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आदमपुर को भव्य बिश्नोई के रूप में नया विधायक मिला है। भव्य बिश्नोई ने 15,740 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को भारी मतों से मात दी गई है। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आदमपुर बिश्नोई के रूप में नया विधायक मिला है। 15,740 मतों के साथ के अंतर के साथ जीत दर्ज की है भव्य बिश्नोई ने, और बधाइयों का तांता लगातार लगा हुआ है। जश्न मनाने वाले लगातार जश्न मना रहे हैं। भाजपा कार्यालयों पर जैसे दीपावली सी मनाई जा रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें आप देखिए, जब भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई बाहर निकले और वहां पर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया जनता का, और विक्ट्री का सिंबल दिखाकर अपनी जीत की खुशी जाहिर की, उसका इजहार किया। आदमपुर की भव्य जीत के लिए मेरे आदमपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये ईमानदारी की, विश्वास की जीत हुई है। ये मोदी जी की नीतियों की जीत हुई है। ये खट्टर साहब की कार्यशैली की जीत हुई है। और ये चौधरी भजन लाल परिवार का 54 साल का जो विश्वास था, उस विश्वास की जीत हुई है। मैं बधाई देता हूं आदमपुर हल्के की जनता को, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कोई साधारण चुनाव नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने नाम से वोट मांगे थे। 20 दिन बापू बेटा यहीं पड़े रहे, और हुड्डा ये कहता था, भूपेंद्र ये जेपी का वोट नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा को वोट दे रहे हो। तो ये आदमपुर हल्का ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया, और 16,000 की जो विक्ट्री है, ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में 10% ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े मार्जिन से जीतते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ, और आदमपुर हल्के की जनता को एक और बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने दीपेंद्र आदमपुर हल्के की जनता को एक और बधाई देना चाहता हूं कि जो हरियाणा का पप्पू, जिसे दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं, उसकी राड़ निकालने के लिए, मरोड़ निकालने के लिए भी मैं आदमपुर हल्के की जनता को बधाई देता हूं। जेपी की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है, उसको क्या कहेंगे? हैं जी, जेपी की गाड़ी का मुझे नहीं पता, हमारे लोग ये काम नहीं कर सकते, ड्रामे वही करता है। बनवास आज खत्म हो गया है। आदमपुर हल्के की जनता ने विश्वास किया हमारे ऊपर, विश्वास किया माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर। अब ये बनवास खत्म हो गया, विकास की गंगा बहाना हमारी को खट्टर साहब की प्राथमिकता है। और भव्य बिश्नोई की जीत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट भी किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का करनाल दौरे से संबंधित आपको अपडेट बता रहे हैं हम। सुपर मॉल में दादा लक्ष्मीचंद पर फिल्म मुख्यमंत्री मनोहर लाल देखेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, करनाल में दादा लक्ष्मीचंद की जीवनी पर बनी फिल्म है। खाटू श्याम के कीर्तन में भी फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। तो बड़ी अपडेट, भव्य की जीत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी इस बीच सामने आया। उन्होंने भव्य बिश्नोई की जीत की बधाई दी है। आदमपुर की जनता को बधाई और धन्यवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। उन्होंने कहा कि मैं क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं। ये पीएम की नीतियों और जनता के विश्वास की जीत है। ये जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। आदमपुर वासियों का धन्यवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के जरिए किया है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के 41 विधायक हैं, कांग्रेस के 30 विधायक हैं। पूरे हरियाणा में एक समान विकास हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बात कही है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने करनाल दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां पर दादा लक्ष्मीचंद के जीवन पर बनी एक फिल्म वो देखेंगे। और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में इस समय मौजूद हैं।
कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चलिए एक और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आपको बताएं, भव्य बिश्नोई की जीत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए भव्य बिश्नोई की जीत के लिए शुभकामनाएं उनके द्वारा दी गई हैं। आदमपुर में कमल खिलाकर भव्य जीत के लिए जनता का आभार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि ये पीएम की नीतियों और जनता के विश्वास की जीत है। सीएम ने कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम की, यानी कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। वहीं आदमपुर में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश ने अपनी हार स्वीकार की है। मतदान केंद्र से बाहर आने पर जयप्रकाश ने कहा कि यह जीत भाजपा की जीत है, न कि भव्य बिश्नोई की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2024 का अगला चुनाव भी वो आदमपुर से ही लड़ेंगे। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जयप्रकाश ने। कोई कांग्रेस की वोट नहीं है ना, सारे नेता यहाँ क्या करते हैं, जितने आगे उतने बहुत। काफी लोग यहाँ कांग्रेस के समर्थन में जो आपके समर्थन। नहीं, देखो लोगों का फैसला ठीक है, कोई किसी के फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस क्लेम कर रही थी कि 10,000 वोटों से जीतेगी। चलो तो लोगों का फैसला मैडम हो गया, जब कांग्रेस क्या करेगी, क्या कमी क्या रहेगी, भाई 2024 के लिए किस तरह की तैयारी? 2024 में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। इस नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश से इंडियन नेशनल लोकदल और आप पार्टी का सफाया हो गया। जो फिक्सिंग की राजनीति लोग करते थे, लोकदल वाले, बीजेपी वाले, उसका खात्मा हो गया। तो 24 में हम सरकार बनाएंगे। 2024 के लिए झटका नहीं लगा था इस बार भव्य बिश्नोई के सामने, मतलब काफी जो है मार्जिन से आप। ये बीजेपी से लड़ाई थी, किसी व्यक्ति से नहीं थी। तो 2024 की तैयारी को झटका नहीं लगा है? नहीं, 24 की तैयारी तो मजबूत हुई है। कांग्रेस शाम से तैयारी हो चुकी है शुरू। 2024 मजबूत होगी कांग्रेस। लड़ेंगे 52,000 वोट कांग्रेस ने यहाँ लिए खाली लड़ेंगे आदमपुर से। जिस तरह से बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं, गुटबाजी जो है नजर आई, जो है बीजेपी आ रहे हैं। जिस तरह से किरण चौधरी और कुमारी शैलजा प्रचार नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। चलो ठीक है। तो सर सबसे कम उम्र के एमएलए बने हैं भव्य बिश्नोई, शुभकामनाएं देना चाहेंगे युवा एमएलए को विधानसभा में? मैं तो बात करिए आया तो इस बात को छोड़ो, भाजपा जीती है। ये देखो यार, ये महिला भैया आप तुरंत 24 के लिए फिर तैयार है? बिल्कुल तैयार। और 24 में बनाऊंगा सरकार। बिल्कुल तैयार। चलिए, जयप्रकाश को आप सुन रहे थे और हमारे साथ वंदना पोपली जी जुड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। और स्वागत है वंदना जी आपका। किस तरह से जीत देखती हैं इस जीत को? सबसे पहला सवाल तो यही है। देखिए, सबसे पहले पूरे हरियाणा वासियों को और आदमपुर के जितनी भी जनता है उनको बहुत बहुत बधाई। आज आदमपुर जीता है और हरियाणा में आदमपुर के इस चुनाव की जीत ने बता दिया है कि विकास को जनादेश मिला है। मुख्यमंत्री जी की जो कल्याणकारी नीतियां हैं उस पर मुहर लगाई है जनता ने, और हमारा जो संगठन लगातार लोगों के लिए काम कर रहा है उस पर मुहर लगाई है। जितनी भी पार्टी हैं जो विभाजनकारी नीतियों को लेकर आ रही थी, या कुछ पार्टियां तो इतने जोर शोर से आई थी कि पता नहीं क्या कर देंगी, तो आज उनको धूल चटाने का काम किया है। अभी हम जयप्रकाश जी को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं थी, बीजेपी से लड़ाई थी। तो बीजेपी से लड़ाई थी या किसी व्यक्ति से लड़ाई थी? हार तो ये गए हैं। आज ये कितना भी कह रहे कि 2024 में हम कमाल कर देंगे, लेकिन अभी जो इन्होंने किया है, इनका जो आईना दिखाया है जनता ने इनको, वो सबने देख लिया है। इसके अलावा हुड्डा जी कहा करते थे कि 2-2 विधायक मिलने वाले हैं इस जीत के बाद, तो मुझे लगता है हुड्डा जी को तो अब संन्यास ले लेना चाहिए।
डबल हार मानूंगी मैं इसको। जब ये डबल जीत बोल रहे थे कि 2-2 विधायक मिलेंगे, तो यहाँ पर भी डबल हार है, एक जेपी की हार है और एक हुड्डा जी की हार है। और उस हार को मानते हुए जो मैं चैलेंज उनको बार बार चैनल्स पे देती रही, उसको स्वीकार करके आगे से उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वो कहा करते थे कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, और हार जाऊंगा तो ना तो मुख्यमंत्री का नंबर है यहाँ पर, ना ही उनको विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी भी बहुत जोर शोर से आई, केजरीवाल जी तो उसके बाद मुझे लगता है उनको पहले से ही पता चल गया था, अंदेशा हो गया था कि कहीं से भी जीत नहीं मिलने वाली। आप देखिए जमानत तक जब्त हो गई, ये हाल हो गया। हमारे हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि हरियाणा का लाल कहना सफिशिएंट नहीं है। आप हरियाणा का लाल कहकर हरियाणा के पीठ पर जो छुरा भोगते रहे, उसका जवाब, माकूल जवाब हरियाणा की जनता ने यहाँ पर दिया। हरियाणा का गेटवे कह रहे थे वो इस चुनाव को, प्लीज। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा का गेटवे कह रहे थे इस चुनाव का। जी, वो गेटवे जो मुझे याद है, मैंने बार बार इस डिबेट में कहा था, जब भी वो बात आई थी कि हरियाणा का गेटवे कहते थे, तो मैं बोलती थी एग्जिट साबित होगा। और वही देखिए, ये हरियाणा का एग्जिट ही साबित हुआ उनके लिए। एंट्री तो बाद में करेंगे, इनका निकलने का रास्ता पहले से तैयार हो गया। जब हरियाणा के हितों की बात नहीं कर सकते, एसवाईएल पर इन्होंने कभी भी अपना स्टैंड नहीं बताया। पराली का धुआं लगता था तो हरियाणा से लगता था, लेकिन आज जब पराली सबसे ज्यादा पंजाब में जलाई जा रही है, तो ये कहां पर आ गए? ये सीधा सीधा बोलते हैं कि केंद्र सरकार देखे अब इसको। तो ये सिर्फ शोशेबाजी करने में बहरूपियां हैं, ये लोगों को ठगने के लिए आए थे। लेकिन ये हरियाणा की जनता जल्दी से इन बातों में नहीं आती है। उन्होंने बहुत अच्छे से आईना दिखाने का काम किया। एनएलडी तो पहले ही धराशायी थी, बहुत ज्यादा शोर मचाया करते थे कि हम देखिए पूरा कंपटीशन में दिखाई देंगे। लेकिन आज ये स्थिति दिख रही है कि जो हरियाणा है पूर्ण रूप से मनोहर सरकार तीसरी बार के लिए तैयार है। वंदना जी, ये भी लोगों का कहना है कि पिछली बार मार्जिन 29,000 का था, इस बार 15,740 का है। देखिए, जीत तो चाहे एक वोट से हो या कितने भी वोटों से हो, जीत होती है। लेकिन मार्जिन की बात आपकी जायज है, उसका मैं आपको जवाब दूंगी। हम शुरुआत से कहते रहे कि 20,000 के आसपास जो है जीत आएगी, मार्जिन 20,000 के आसपास हम मान रहे थे। ये उपचुनाव था। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स का नंबर बहुत कम था, वोटिंग भी तकरीबन 74% के करीब हुई थी, और उसके बावजूद भी इतना अच्छा मार्जिन लेना, उपचुनाव में सभी लोगों ने अपनी ताकत लगा रखी थी, उसके बावजूद भी इतना अच्छा मार्जिन आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब ये तो जो लोग कह रहे हैं कि मार्जिन कम रह गया, वो तो बहाने वाली बात हो गई। मुझे लगता है कि जीत तो जीत होती है, लेकिन मार्जिन भी बहुत अच्छा है। नलिन हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है हुड्डा साहब आपका। धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो यही लूंगा इस जीत को। देखिए, जीत ये आदमपुर की जनता की जीत है, और गठबंधन की जो सरकार है, बीजेपी और जेजेपी की, गठबंधन के कार्यकर्ताओं की नीतियों की, और जिस तरीके से एक मजबूत सरकार आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, ये उसकी जीत है। और आज आदमपुर की जनता ने ये बता दिया कि हरियाणा की दिशा और दशा क्या तय होने वाली है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोगों ने ये एक बम्पर मार्जिन के साथ जो जीत दी है, जिस तरीके से कई तरह की बातें चल रही थी, कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे सरकार के खिलाफ, लीडर्स के खिलाफ, तो हर तरह के भ्रम को नकारते हुए जो जनता ने ये जो आज अपना फैसला दिया है, ये सरकार के पक्ष में दिया है। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे 24 में, उसका एक ट्रेलर आदमपुर की जनता ने आज दिखाया है। जेजेपी का कितना आपको लगता है कि वोट परसेंट जो है या जो वोटर है वो बीजेपी की तरफ गया है? क्या सफल रही है जेजेपी भी? देखिए, ये तो अभी नतीजे आ चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये सारी डिटेल्स निकाली जाएंगी कि कौन से बूथ से कहां से कितनी वोट परसेंटेज आई। और ये कहना बिल्कुल जायज़ है कि जेजेपी की लीडरशिप जिस तरीके से वहां पे एक एक्टिव मोड पे और एक फ्रंट फुट में जो प्रचार कर रही थी, तो एक बहुत बड़ा चंक जो जेजेपी का वोट बैंक आदमपुर में था, वो ज़रूर भव्य बिश्नोई जी की जीत में उसका योगदान है। और सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने बड़ी पुरजोर मेहनत के साथ इस जीत को मुहैया करवाया है। बातें तो हुड्डा साहब इस तरह की भी चल रही थी शुरुआती दौर में कि जेजेपी को किसी भी उपचुनाव में मौका नहीं मिल रहा है, और जेजेपी का जो कोर वोटर है वो नाराज है इस बात से, तो चुनाव में नफा नुकसान हो सकता है इस बात का। हालांकि फिगर्स ऐसा कुछ बता नहीं रहे, लेकिन पार्टी के अंदर इस तरह की बातें चल रही थी।
देखिए, ये सारी बातें लीडरशिप के आपस में तय करने की हैं। कौन सा उपचुनाव बीजेपी लड़ेगी, कौन सा जेजेपी लड़ेगी। अभी 3 उपचुनाव हुए हैं, बड़ौदा का हुआ, एलनाबाद का हुआ और अब ये आदमपुर का उपचुनाव है। दोनों पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमें अल्टीमेटली लोगों के सामने बेस्ट पॉसिबल फेस और बेस्ट पॉसिबल विकल्प के रूप में जाना है। मजबूती के साथ दोनों पार्टियां साथ में जा रही हैं। निकाय चुनाव हुए, साथ में हुए। तो जहां तक बात है उपचुनावों में एक दूसरे की सीट शेयरिंग की, तो कई बार बाय इलेक्शंस में ये देखा जाता है कि एक नैरेटिव सेट करने के लिए बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस भी करा जाता है। आगे जो 24 का जो एक जो महारण होगा हरियाणा का, उसमें मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियां मिलकर आपस में अपना सीट शेयरिंग देखेंगे। जो भी आगे का जो लीडरशिप का फैसला होगा उस पर मैं अभी से कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन बेशक जो हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने भी एक बड़ी जनसभा करी भव्य जी के सपोर्ट में, और विभिन्न नेता, चाहे वो दिग्विजय चौटाला जी हों, चाहे वो पार्टी के अन्य नेता हों, कार्यकर्ता हों, इस चुनाव में बड़ा एक एक्टिव उसमें मोड पर इन्होंने कैंपेन करा। वंदना जी, मैं आपके पास आता हूं। अब अगर फिगर्स को गौर करें और चीजों को देखें तो जो डिवीजन ऑफ वोट्स है जातिगत आधार पर, वो आपको लगता है, हम डिस्कस भी कर रहे थे पिछले डिबेट के अंदर कि जो जाट वोट हैं वो किस तरह से डिवाइड होती हैं, ये भी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बिश्नोई वोट एकजुट रह पाती हैं या नहीं, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा और भव्य बिश्नोई के लिए फायदा हो सकता है। तो ये आकलन जो था रफली ठीक ही रहा है, डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं दिखा बहुत ज्यादा कोई। जी बिल्कुल, मैं इस बात को मानती हूँ कि ध्रुवीकरण की कोशिश की गई थी कांग्रेस के द्वारा, और वोटों का जो ध्रुवीकरण करने की उनकी कोशिश थी वो बिल्कुल कहीं पर भी नहीं दिखाई दी है। और एक बहुत अच्छे मार्जिन से हम यहाँ पर जीते हैं सभी। आप जब राउंड वाइज हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे, देख रहे थे, तो हमने देखा हर एक राउंड में, दूसरे राउंड को छोड़कर, दूसरे राउंड में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बाकी सभी राउंड्स में भव्य को बढ़त मिलती ही चली गई। ये कहा जा रहा था कई पत्रकारों द्वारा और कई जगह विश्लेषण किया जा रहा था कि जो आखिरी के 3 या 4 बूथ हैं, 4 राउंड है, माफ कीजिए, राउंड है, उसमें एरिया जो है वो अलग तरह के हैं, तो वहां पर शायद कुछ पासा पलट सकता है। या जब 11,000 के करीब हमने लीड ले ली तो उसके बाद ये भी विश्लेषण आने लगा कि शायद जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा। लेकिन दूसरे को छोड़कर पहले से लेकर आखिरी 13 तक कहीं पर भी भव्य बिश्नोई पीछे नहीं आए। तो जो कास्ट का फैक्टर लाने की कोशिश की गई या भाषा का फैक्टर लाने की कोशिश की, भाषा वाला फैक्टर तो औंधे मुंह गिरा ही गिरा, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कास्ट का फैक्टर भी नहीं चला। ये दिखाता है कि हरियाणा की जो जनता है वो जाति, धर्म, भाषा, इन सब से ऊपर उठकर सिर्फ विकास की बात करना चाहती है। उनको विश्वास था कि मनोहर लाल जी ने जो वायदे किए हैं, जो लगातार वो काम करवा रहे हैं, आगे भी वो उन कामों को जो भव्य है उनको आगे बढ़ाएगा। अगर आपने एक स्टेटमेंट सुनी हो, मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि एक बार इसका हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दीजिए, आगे आप मेरे पर छोड़ दीजिए। तो वो विश्वास जो उन्होंने मांगा था जनता से, जनता ने अपना पूरा का पूरा विश्वास मनोहर लाल जी पर, जननायक जनता पार्टी पर, कुलदीप बिश्नोई पर, भव्य बिश्नोई पर वो विश्वास दिखाकर ये जीत दिलाई। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि फाइट नेक टू नेक थी, जो लास्ट में रैली हुई उसने काफी वोट स्विंग किया इधर से उधर। नेक टू नेक या कांटे की टक्कर जिसको कह सकते हैं, तो कांटे की टक्कर तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। हाँ, कांटा निकालने की टक्कर जरूर हो सकती है। ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है, ये कांटा निकालने का काम करते हैं। मेरे ख्याल से पिछले डिबेट में भी जब हम साथ में बैठे थे तो मैं इस बात का जिक्र कर रही थी कि सिर्फ बाबू बेटा दिखाई दे रहे हैं या उदयभान जी दिखाई दे रहे हैं, और वो भी क्योंकि हुडा जी के ग्रुप से हैं इसलिए वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों बात क्या कर रहे हैं। उदयभान जी की सुई जो है दलित अध्यक्ष से हटी ही नहीं पूरे समय में। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात कर लें, हुडा जी की, तो उनकी भी सुई मुख्यमंत्री जी से हटी ही नहीं कि यहां से जिता दो, 24 में मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो उनको और किसी चीज से लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने से ही मतलब था, और वो यहाँ पर बड़े क्लियरली दिखाई भी दिया। अब लेकिन इन सारी चीजों को मिलाकर भी अगर देखें तो एक अच्छा इलेक्शन तो कांग्रेस ने फाइट किया है। मतलब 51,752 वोट्स, वो भी बिश्नोई परिवार के, भजनलाल परिवार के गढ़ के अंदर बेस तो है इसका मतलब। और इतने सब कुछ आरोपों के बाद भी अगर आप कह रहे हैं जैसे कि, और तमाम लोग भी कह रहे हैं कि केवल बाप बेटे वहां पर थे, दोनों भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा वहां पर थे, उसके बावजूद भी अगर एक अच्छा खासा मार्जिन, एक अच्छा खासा वोट बैंक अगर कांग्रेस ने गेन किया है, तो हुड्डा फैक्टर काम तो करता है। वंदना जी, इतने हल्के में तो नहीं ले सकते आप। नहीं, मैं हल्के में नहीं ले रही, और मैं जो सच है वो बता रही हूँ। आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को भी सुन रही थी,
उन्होंने आपके ही चैनल पर शायद ये कहा था कि हम 10,000 से हम 51,000 में हमने 40,000 का डिफरेंस जो है वो कर लिया है। लेकिन इस चीज़ को देखिए, जिसको हरियाणा में विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तब उस समय जो है 14 की अगर ये बात कर ले तो उस समय इस डिफरेंस को ये बता रहे हैं जब मेरे ख्याल से सत्येंद्र कांग्रेस में थे और उस समय उन्होंने इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस की तरफ से, तो उसके डिफरेंस को ये बता रहे हैं। लेकिन ये उपचुनाव था, उपचुनाव में पूरा जोर लगाया जाता है और एक बड़ा फैक्टर ये रहा कि ध्रुवीकरण की कोशिश हुई है, तो कहीं ना कहीं उसमें वो कुछ हद तक कामयाब जरूर हुए लेकिन पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हुए। तो इसलिए ये वोट का डिफरेंस दिखाई दिया है, आगे 24 में भी दिखाई देगा या पूरे हरियाणा पे इसका फर्क पड़ेगा, इसको मैं नहीं मानती। मुझे लगता है ये हुड्डा साहब भी अंदर से जानते हैं कि उन्होंने चाहे कितनी कोशिश कर ली हो, लेकिन सोनीपत और आप रोहतक में भी देखे लोकसभा में किस तरह से ये अपनी ही सीटों पे हारे थे। यहाँ पे आदमपुर को भी अपना गढ़ बताते रहे, बोलते रहे कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और बाद में इनके जो भाषा है, अभी मैं सुबह से प्रवक्ताओं को सुन रही थी, भाषाएं बिल्कुल बदल गई। अब वो कहने लगे जी ये तो कुलदीप बिश्नोई की थी सीट थी इसलिए जीत गई, तो बहाने तो उन्होंने ढूंढने शुरू किए थे। लेकिन ये भूल गए कि जिस समय जंग हो रही थी, जिस समय लड़ाई हो रही थी, तो उस समय तो ये बोल रहे थे कि कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, और जैसे ही हारे तो सीधा ठीकरा फोड़ दिया जी ये तो कुलदीप बिश्नोई की वजह से जीत गए। तो ये एक इनका एक तरीका है बदलने का, बात को बदलने का, बात को कहने का। दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी इसीलिए इस बात को कहा। ठीक है, लेकिन अब वंदना जी, चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होंगी, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, लोगों की आकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बाई इलेक्शन में, खासतौर पर 2 साल का समय जब रहता है। किस तरह का एक्शन प्लान है आप लोगों का? देखिए, चुनौतियां मुझे लगता है हर समय रहती हैं। द स्काई इज अनलिमिटेड। आज हम अगर मनोहर वन में बोलते हैं तो हम सेटिस्फाइड थे कि हमने बहुत सारा काम किया, लेकिन हमें मालूम था आगे आने वाले समय में भी बहुत काम करना है। ऐसे ही मनोहर 2 में भी हमें मालूम है आने वाले समय में बहुत सारे काम और करने हैं। लगातार जो चीजें हैं वो सामने आती रहती हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। जिस प्रकार से मोदी जी जब 14 में आए थे तो उन्होंने किस प्रकार से काम किया, लेकिन 19 में आने के बाद धारा 370 को हटाना, राम मंदिर का और इशू सॉर्ट आउट होना, और ये सब चीजें जो हैं, ट्रिपल तलाक, ये सारे बड़े बड़े इशू भी सॉर्ट आउट किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे काम हो जाते हैं, काम तो लगातार चलते रहते हैं। और मैं इसको 2 साल नहीं, मैं तो हर पल मानती हूँ कि हम हर पल तैयार रहते हैं कि जनता के लिए काम करना है। ये नहीं कि 2 साल बच गए हैं तो उसके हिसाब से काम करना है, ये तो हर समय काम कर। खट्टर जी की बात कर लीजिए तो वो आते ही 19 में सीधा काम में जुट गए। हाँ, ये बात अलग है कि 2 साल कहीं ना कहीं कोरोना ने हमारी रफ्तार को कम किया, लेकिन लगातार जो है जनता के लिए वो काम चलते रहते हैं। नई नई पॉलिसी आती रहती है। कभी इलेक्शन का ध्यान नहीं देते कि आजकल इलेक्शन है तो इसलिए ये पॉलिसी आ जाए, तो नई नई पॉलिसीज लगातार आती रहती हैं जनता के लिए। तो इसमें कोई टाइम बाउंड कोई ऐसा नहीं है। और 2 साल हो और उसके बाद 24 में भी मैं आपको बताऊंगी, 24 में भी आदमपुर हम जीत रहे हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और उसमें जो काम जो है वो लगातार चलते रहेंगे आगे भी। 24 में भी जयप्रकाश जी हैं आदमपुर से, बोल गए वो आज। जी, मैंने उनको सुना और 9 में भी वही थे, और मैंने देखा किस प्रकार से जो लोग हैं उन्होंने रिएक्शन दिया था जेपी जी पर। मैं शायद मैंने आपको पिछली चर्चा में भी बताया था कि आदमपुर में जब मैं थी तो मैंने लोगों से पूछा कि जेपी जब आए थे पिछली बार तो उन्होंने क्या काम कराया, तो उन्होंने बोला 2009 में आए थे और खंबे गिरवा दिए कि जैसे ही जीत जाऊंगा लाइट ले आऊंगा गाँव में, और जैसे ही गए हारे खंबे भी उठा के ले गए। तो मुझे लगता है उनका रियल कैरेक्टर जानते हैं। हुड्डा जी उतर आए थे एक बार के लिए तो कुछ ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, एक लेवल पे उन्होंने जो है नंबर ऑफ वोट्स बढ़ा दिया, लेकिन 24 में ऐसा कुछ होने वाला नहीं। नरेंद्र जी, बाई इलेक्शन जो है वो बेसिकली रिपोर्ट कार्ड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। बीते 2 चुनाव कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा अच्छा नहीं लेकर आए, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, चाहे बात एलनाबाद की हो या फिर बात बड़ौदा की हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चुनाव ने सारी कौर कसर पूरी कर दी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो? देखिए, मैं दोनों चुनाव जो आपने बताए उनके ऊपर एक एक मिनट लूंगा जी। जो अभी जिस चुनाव की हम आदमपुर की बात कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है, अभी आपने भी पीछे एक टर्म यूज करा कि लगा था कि नेक टू नेक फाइट थी। फाइट नेक टू नेक 16,000 17,000 का जब मार्जिन आता है तो वो नेक टू नेक फाइट नहीं होती, वो एक तरह से क्लीन स्वीप माना जाता है। नेक टू नेक फाइट मानी जाती है जैसे एलनाबाद के चुनाव में हुआ।
ऐलनाबाद इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा अपना गढ़ घोषित किया गया है, और मैं स्पेसिफिकली कोट करना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा, लोगों द्वारा नहीं। अगर लोगों द्वारा उनका गढ़ ये घोषित किया जाता तो शायद अभय सिंह जी को जीतने के लिए इतनी मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, और वहां जो नेक टू नेक फाइट आई, जहां 7-8 हजार का मार्जिन आया, तो उसने ये दिखाया कि सरकार जो जनता जो है हरियाणा की, वो आज भी जजपा और भाजपा की गठबंधन सरकार के साथ है। दूसरा, जो ये आदमपुर के इलेक्शन में अभी एक बात आई कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं वहां पे प्रिवेल करता है, और जब 50-51 हजार जो वोट आए, वो वोट बैंक में ये कहना चाहूंगा कि जब चुनाव जब ये शुरू हुआ, जब शुरुआती दौर में था, तो उस समय ये बातें चल रही थी कि कांग्रेस के पास इतने टिकट के लिए आवेदन पत्र आ रहे हैं कि वो एक सर्वे करवाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा, और उस सर्वे के बाद ये तय करा जाएगा कि कैंडिडेट कौन होगा, कि भाई आदमपुर का लोकल कैंडिडेट देंगे। अब जेपी जी पहले कलायत से चुनाव लड़े, फिर उसके बाद आदमपुर में कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो उनको आदमपुर चुनाव लड़वाया गया। अब पता नहीं कलायत लड़वाएंगे, आदमपुर लड़वाएंगे, क्या लड़वाएंगे, लेकिन एक चीज तय है कि ये दर्शाता है कि किस तरह से कांग्रेस के पास जो एक लीडरशिप क्राइसिस है, ना केवल हरियाणा में लेकिन पूरे देश में, वो लीडरशिप क्राइसिस इतना अंदर तक घुस चुका है कि चुनाव लड़वाने के लिए कैंडिडेट्स चाहे हेलीकॉप्टर एंट्री करवाई जाए, कैंपेन करवाने के लिए वहां पर नेता ना मिले, आपसी गुटबाजी इतनी ज्यादा हो गई है कि जनता के मुद्दे और जनता के इश्यूज को तो साइड में कर दिया और अपना ही कुनबा संभालने में कांग्रेस आज जुटी हुई है। ये तो हाल है कांग्रेस का। ऐसे समय में अगर एक मात्र विकल्प जो लोगों के पास जो दिखाई देता है, जो सकारात्मक राजनीति हरियाणा में आज हमें देखने को मिलती है, तो वो मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो ये गठबंधन सरकार चल रही है, तो पूर्ण रूप से जनता का समर्थन ना केवल इन बाई इलेक्शंस में, लेकिन आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी गठबंधन सरकार के साथ रहेगा। चलिए ठीक है। टीना कर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है टीना जी आपका। इलेक्शन क्या लगता है आपको? आपने अच्छा फाइट किया, उम्मीद से खराब रहा प्रदर्शन, और हार जो है किस तरह से इसे पचाना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भव्य बिश्नोई जी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और खास तौर पर जेपी जी को भी मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फाइट, जिस तरीके से चुनाव लड़ा, और क्योंकि अन्य पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो इनेलो हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो सब फेल रहे, लेकिन जयप्रकाश जी ने बहुत अच्छा वहां पर अपना भूमिका निभाई, तो मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। जी, आप बधाई दे रही हैं भव्य बिश्नोई को, लेकिन जयप्रकाश जी ने बधाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि जेपी की जीत नहीं है, बीजेपी की जीत है। नहीं, बीजेपी की जीत नहीं है, ये तो भव्य बिश्नोई जी की जीत है। नहीं, जेपी जी कह रहे हैं, जयप्रकाश जी ने ये बात कही है कि ये भव्य बिश्नोई की जीत नहीं है, बीजेपी की जीत है। नहीं, मुझे मतलब हर एक व्यक्ति का अपना अलग तरीका है अपने, क्योंकि वो खुद वहां पे एक प्रत्याशी हैं तो वो कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जीत है, ये क्योंकि देखिए वो भजन लाल के पोता है, तो उनकी वजह से भी उनको वोट मिला, एक युवा है, तो जिसकी वजह से उनको जो वोटर है वो आकर्षित होते हैं कि नया कोई चेहरा आया है। लीडर में जब कोई नया युवा चेहरा उभरता है तो लोग उसका साथ भी देते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है, हालांकि मैं जयप्रकाश जी की बात से भी नकार नहीं सकती हूँ कि हाँ, उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से हमेशा 24 घंटे वो चुनावी मोड में रहती है, काम विकास के नाम पर वो कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, चुनाव में चाहे वो ये बंगाल में जब वो पुल गिरा हो या मुरबी में गिरा हो, तब भी ये देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में ही व्यस्त रहे, पुलवामा हो चाहे कोई भी हो। लेकिन इन लोगों की आदत कहें या ये शुमार है इनकी आदतों में कि ये सिर्फ चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं, जबकि इनको करना क्या चाहिए था? विकास करना चाहिए था, काम करना चाहिए था, लोगों की समस्याओं को सुलझाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, और चुनाव जीत भी जाते हैं। तो अब ये तो बहुत सोचने समझने की जरूरत है कि चुनाव जीतते कैसे हैं ये लोग। अगर 2-3 कारण मैं पूछूं टीना जी आपसे कि आप क्यों हार हाथ लगी, जब दावे किए जा रहे थे कि बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे, तो ऐसा क्या फैक्टर्स रहे कि परिणाम ऐसे रहे? जी, एक फैक्टर तो ये है कि एक तो अभी 2024 में विधानसभा चुनाव है, अब 2 साल बचे हुए हैं, तो जनता भी चाहती है कि हमारा विकास हो जाए, तो क्योंकि जितने फंड्स लेने हैं और बहुत सारे और भी काम होते हैं, रोजगार से लेकर, और ये सारे काम जो हैं वो रूलिंग पार्टी के थ्रू ही होंगे, तो जनता का मूड होता है कि चलो ठीक है, जो रूलिंग पार्टी में है उसी को वोट दे दिया जाए। तो इस बार ऐसा भी हुआ है।
और वैसे भी आदमपुर का चुनाव जो है वो कुलदीप बिश्नोई ने जानबूझकर आदमपुर की जनता पर डाला ही है। क्योंकि एक तो इस तरीके से सोचने की भी जरूरत है कि हरियाणा वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ है, ऊपर से चुनाव आप चाहते तो ये ऐसा नहीं करते, लेकिन इनको अपने बेटे भव्य बिश्नोई को भी तो लॉन्च करना था ना कहीं से। उन्होंने आदमपुर से विधानसभा में कर दिया और वो उसमें सही शामिल भी हो गए, ठीक भी हो गए। लेकिन जयप्रकाश और भव्य जी को छोड़कर जमानतें सबकी जब्त हुई हैं, तो चुनाव आयोग का खर्चा तो जमानत की राशि से ही निकल जाएगा जिस हिसाब के कैंडिडेट्स थे। लेकिन एक सवाल अगर भाजपा की प्रवक्ता जो अभी हंस रही हैं, ये अगर जवाब देना चाहे तो कि अब ये ईडी से कैसे बच गए हैं ना। अगर यही कुलदीप बिश्नोई जी अगर कांग्रेस में ही होते तो क्या ये इस तरीके से बचे होते अब तक? अब तो भाजपा में शामिल हुए। इसका जवाब तो बहुत बार कुलदीप बिश्नोई भी दे चुके हैं। नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का था, ईडी का कोई रोल नहीं था और सारी क्लीन चिट मिली। लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं, हालांकि कोई अभी प्रासंगिकता नहीं है इस क्वेश्चन की, लेकिन आप फिर भी पूछ रही हैं तो मैं जवाब लेता हूँ वंदना जी से। वंदना जी, देखिए टीना जी जो है आज जिस मानसिक स्थिति में है मैं समझ सकती हूँ, और इनके प्रवक्ता जो हैं जिस मानसिक स्थिति में वो समझ सकती हूँ। अभी तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती कैसे है। मैं सुबह भी एक जब डिबेट में थी तो एक प्रवक्ता ने बोला कि कुलदीप बिश्नोई बच्चा है शायद इसलिए वोट दे दिया। आप भी कह रही कि नया चेहरा है इसलिए वोट दे दिया, और फिर कह रहे हैं इलेक्शन जो है कुलदीप बिश्नोई बच्चे नहीं है, भव्य बिश्नोई। ठीक है, थैंक यू। आप शायद जीत कर ज्यादा मानसिक स्थिति आपकी बिगड़ गई है, मुझे लग रहा है। नहीं, मानसिक स्थिति जीत में नहीं बिगड़ती है, हार में बिगड़ती है। तो नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, अक्सर मैडम वंदना जी, अक्सर ऐसा होता है कि जीत में भी इंसान पगला जाता है। लीजिए, आपने कहा कि इलेक्शन जो है वो थोप दिया गया है, आप यहाँ पर बोल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसा इतना खर्च हो रहा था, या कि नया चेहरा है, या बच्चा है इसलिए जीत गया, या रूलिंग पार्टी के साथ जाना चाह रहे थे इसलिए जीत गया, तो मुझे इतना बता दीजिए आप इलेक्शन में खड़े ही नहीं होते। अगर आपको ये सब पहले से मालूम था कि ये सब कुछ होने वाला है तो आप इलेक्शन में खड़े क्यों हुए? आप ही पैसा बचा लेते। आप जेपी क्यों खड़े हुए इलेक्शन में? हालांकि ये लोकतंत्र है, आपका अधिकार है, लेकिन जो आप प्रश्न उठा रही हैं उसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो इलेक्शन में खड़े क्यों हुए अगर आपको ये सब मालूम था तो। और आप तो जेपी का जो बयान है उसको ही मना कर रहे हैं कि नहीं जी वो तो गलत नहीं, मैं उनको मना नहीं कर रही हूँ। जी मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली। टीना जी आपकी आदत खराब है, आपकी आदत खराब है। आपने मेरे टंग ऑफ स्लिप को एक बार ठीक करा तो मैंने आपको बोलने दिया, लेकिन अब आप नहीं बोलेंगे बीच में। आपने यहाँ पर ईडी की बात करी, आपने कहा कि अब ईडी से कैसे बच गए। हालांकि केशव बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने कहा ये इनकम टैक्स का मामला था, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कहीं पर फंसे हुए हैं तो आरटीआई लगवा लीजिए ना। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो भी तो ईडी के दायरे में है क्या? वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? वो भी बता दीजिए। हम लेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं। टीना जी बता दीजिएगा उनको बता दीजिएगा। पार्टी के प्रवक्ता है, फिर बोलिए आप बीच में, फिर बोलिए आप बीच में, उनको बता दीजिएगा कितना ईडी में फंसले, हम उनको लेंगे नहीं। अगर गलत किया है तो कोई डरता नहीं है। आप लोग कार्यकर्ता को जलील करते हैं पहले, और जब पार्टी से चला जाता है तो आप बात बनाते हैं। जब तक आपके पास थे तब तक ईडी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्या? आज आपको ईडी की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तब आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया कि हमारा विधायक है ईडी में फंसा हुआ, ईडी का केस है, उसने कुछ गलत किया होगा, उसको अरेस्ट आकर करो। तब क्यों नहीं बोले आप लोग? तब क्यों नहीं बोले? आज जब आपकी पार्टी से चला गया तब आप उसमें सारे दोष निकालने लग गए। अरे आप लोग तो ऐसे लोग हैं, अपने कार्यकर्ता को आप जलील करने का काम करते हैं। जब वो आपकी पार्टी में थे तब तो आपने क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया कि ईडी जो है, ईडी का मामला चल रहा है, आइए अरेस्ट करिए, ये गलत है। तो आज आप डिसीजन दे रही है। Who are you, टीना? आप ईडी में नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, आप यहाँ पर बैठकर डिसीजन नहीं दे सकती कि वो निर्दोष हैं या नहीं है। लेकिन अपने को बचने के लिए ये कृपया करके ये वाले आरोप ना करें। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे भी तो ईडी है, क्या उन्होंने गलत किया है वो सब जानते हैं। उसके लिए तो आप कुछ नहीं बोलते, उसके लिए तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। ये बता दीजिए ना, ईडी का घेरा तो उन पर भी है ना। बीच में आपकी बात का जवाब मैं जरूर लूंगी, सुन लूंगी, लेकिन आप बता दीजिए ईडी का घेरा तो उन पर भी है, क्या वो भी आ रहे हैं भाजपा में? हम नहीं लेंगे, पहले से बता रहे हैं। और जो किया है वो भुगतेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, हमारे नेता जो है वो बहुत लीडर है। ये कोई तरीका नहीं है किसी बोलने का, अपनी बारी में बोलना। लेकिन मुझे इतना बता दो, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी बीजेपी में आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? नहीं, वो लोग लीडर है। के तौर पे आपको बता रही हूँ, मना कर दे
देना। ठीक है, पूरी अथॉरिटी के साथ कह रही हूं मैं जवाब लेता हूं। टीना जी, एक एनालिसिस ये भी निकाला गया है कि कांग्रेस का जो बिखराव है वो भी कांग्रेस को काफी लॉस में ले जाने का काम हर बार करता रहा है। इस बार ऐसा लग रहा था कि जब प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं तो चीजें बहुत सारी ठीक होंगी, लेकिन जिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी उसमें से ही आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे। नहीं, तो उनको सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, वो अपना काम बखूबी कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से और लोगों के थ्रू जो कहलवाया जाता है कि गुटबाजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार प्रचारकों का काम क्या है मैम? स्टार प्रचारकों का काम चुनाव में जाकर प्रचार करना है ना, वोट बटोरना है। रणदीप सुरजेवाला जी यहाँ पर नहीं पहुंचे, किरण चौधरी जी, किरण कर्नाटक में है वो सर, उस समय कर्नाटक में थे, भारत जोड़ो यात्रा में थे। किरण जी तो हरियाणा में थी ना, वो तो किरण आपके समक्ष चला रही थी, वो तो करनाल में थी। नहीं, करनाल में यात्रा कर रही थी। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी में इस तरीके से नहीं है कि एक ही व्यक्ति डिसीजन लेगा और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप वंदना जी को कह रहे हैं कि वो चुनाव मोड में रहते हैं। अब चुनाव मोड में आप नहीं रहेंगे तो फिर आपको हार का सामना करना पड़ेगा ना मैम। लेकिन हम जनता को झूठे जुमले, झूठा झुंझुना तो नहीं पकड़ाते ना, उनकी बेवकूफ तो नहीं बना रहे एक तरीके से। चुनाव तो कम से कम ईमानदारी के साथ लड़ना चाहिए ना। आपके नेता इधर उधर हैं, आप कह रहे हैं कि वो अपने अपने काम, मतलब चुनाव कोई काम नहीं। टीना जी, क्या चुनाव आपके लिए, क्या चुनाव कोई काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल है चुनाव। आप कह रहे हैं सब अपने अपने काम में थे। हम पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो जाहिर सी बात है चुनाव जीत, इसीलिए तो जयप्रकाश जी खड़े हुए। चुनाव जीतना तो है हमारा, ना कि सब अपने अपने कामों में थे इसलिए यहाँ पर नहीं आए। लेकिन हम जनता के बीच जाके उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी जो उनके मुद्दे हैं। हम हमारे समय में कब महंगाई इतनी बढ़ी हुई थी, कब वहाँ गैस के दाम, आज किचन में कोई महिला जाती है तो सोचती है कि क्या बनाए क्या नहीं, क्योंकि इन्होंने तो झूठा उज्ज्वला का वो नए स्कीम चला दिए थे। नहीं, राहुल गांधी जी के ट्वीट नहीं देखती हैं। 1200 का सिलेंडर बताया था बिना सब्सिडी का, अभी भी उससे कम है, अभी भी उससे कम है। राहुल गांधी का ट्वीट पढ़िया करें। आप अपने नेता के ट्वीट ही नहीं पढ़ते, आपको यही नहीं पता आपके नेता क्या बोल रहे हैं। आप मत बताइए ना, आप मत बताइए ना। बताया था 1200 का सिलेंडर था उनके समय में बिना सब्सिडी का, पढ़ लीजिए, अभी भी आपके नेता के ट्विटर हैंडल पर अवेलेबल है। उन्होंने अच्छी बात है, आप हमारे नेताओं पर भी नजरें रखे हुए हैं। 1200 का सिलेंडर आया करता था हमारे समय में, आज अभी भी वो कम है 1200 से। आप कैसे कह सकते हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया? ठीक है, हम डिबेट सेंटर्ड रहेंगे थोड़ा सा। टीना जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप, फिर मैं नलिन जी के पास आता हूँ। देखिए, जो ये आदमपुर का चुनाव था, उपचुनाव, जिस तरीके से लोगों ने अगर वोट भव्य बिश्नोई को दिया है, तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हर एक चैनल पे मैं यही बात बोल रही हूँ कि ठीक है, उनको मौका दिया गया है। और देखना ये है कि अब ये क्या अच्छे दिन का जो ये दावा कर रहे हैं, अच्छे दिन आदमपुर की जनता को मिलेंगे? क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से स्कूलों को मर्ज किया गया है, क्या ये करेंगे इस तरीके के काम? स्कूलें बंद किए गए, पेंशन काट दी गई है। हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी में नंबर 1, यहाँ पर भ्रष्टाचार में नंबर 1। हर एक हरियाणा के अगर बारे में अगर कोई बताए कि आप हरियाणा से, अच्छा हरियाणा तो बेरोजगारी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार सबसे पहले। तो आप हरियाणा को ग्लोबल पर या और स्तर पर प्रदेश के स्तर पर नहीं, जिसको अपनी पार्टी में रोजगार नहीं मिल रहा। चलिए ठीक है, मैं तो बीजेपी वालों को ही रोजगार मिल रहा होगा मैडम। अगर आपके पास बीजेपी मेंबरशिप है, नहीं, बीजेपी मेंबरशिप जिसके पास है, नौकरियां इंस्टीट्यूट में नौकरियां ही मिल रही है। अगर आप बीजेपी आरएसएस से 22% के करीब बता रहा है, तो इतना बता दीजिए, एक महीने के अंदर 24 लाख का रोजगार अगर दिया जा रहा है सीएमआई के आंकड़े के हिसाब से, तो ये तो हमारा क्रेडिट है ना। आपके जो सीएमआई महेश आप लोगों अगर बीजेपी आरएसएस मेंबरशिप है तो नौकरी मिल जाएगी। छापते हैं, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। के अंदर 24 लाख लोगों का रोजगार बता रही है, 24 लाख लोगों का रोजगार एक महीने के अंदर। ये तो फिर क्रेडिट है हमारा। कहाँ दिख रही है आपको बेरोजगार? ये क्रेडिट भी सिर्फ बीजेपी मेंबरशिप है या आरएसएस के लोगों से जुड़े हुए हैं तो नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पर नहीं, खुद ही फंस चुके हैं। ठीक है, मैं नलिन जी से जवाब लेता हूँ। सरकार की जो उपलब्धियां हैं उस पर सवाल उठा रही हैं और नलिन जी जवाब देंगे। अभी टीना जी ने बताया कि हम लोग बहुत ज़मीन पर रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और हम जनता के बीच जाके मुद्दे उठाते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि ये किस तरीके से मुद्दे उठाए जाते हैं कि जिस पर उठाने की नीयत पर लोगों को शायद विश्वास नहीं हो रहा है कि कांग्रेस कुछ अगर
किसी चीज में काम करना भी चाह रही है तो शायद लोगों को विश्वास नहीं है कि वो उस काम को पूर्ण रूप से कभी सफल कर पाएंगे। ये हालत है आज कांग्रेस की। और इसीलिए जो ये बात हुई कि चुनावों में जो हार का बार बार मुंह देखना पड़ता है कि वो इश्यूज को ना तो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और ना उन इश्यूज को ठीक तरीके से लोगों के बीच में लेके जा पा रहे हैं। इश्यूज की जहां तक बात होती है वहां पर कांग्रेस सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि जी हम जनता के बीच में हैं, हम बहुत सारे मुद्दे उठाने का काम करते हैं, हम ये चाहे ये तर्क वितर्क की राजनीति की आप लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं, आप लोग इसमें रहते हैं, तो इलेक्शन मोड में रहना कोई गलत बात नहीं है। आप अगर एक चुनावी खेल में हैं और आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इलेक्शन कंटेस्ट भी करना चाहिए और आपको पूरी ईमानदारी के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए। ये हाफ हार्टेडली इलेक्शन कंटेस्ट करना कि आधे नेता जो हैं वो कहीं और अपना पल्ला झाड़ के निकल गए हैं, आधे नेता जो हैं वो आधे मन से वहां पर कैंपेन कर रहे हैं, एक कैंडिडेट जो बेचारा वहां पे फंस गया है उसको चुनाव अपनी साख पे लेकर वो चुनाव लड़ना है। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कुछ भी बदलने वाला है। जो ये ऑर्गेनाइजेशन में जो ये चेंजेस करने का मामला है, आज तक इनके जिला अध्यक्ष नहीं बने, आज तक इनकी लोकल बॉडीज नहीं बनी, तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कांग्रेस बिल्कुल मुझे लगता है कि ना केवल फेल हो चुकी है लेकिन खत्म होने की कगार पर आज है। तो इसलिए ये जो चुनावी जो डिबैकल्स हैं और जो चुनावी जो हार का सामना है ये उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के प्रवक्ता ऑन एयर इसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन भली भांति ये मन में इन सब चीजों को जानते हैं। उसके बाद बात आई कि चुनाव जीत भी जाते हैं और काम नहीं करते, लोगों के बीच में नहीं जाते, लेकिन ये क्या है कि चुनाव जीत रहे हैं। तो चुनाव तभी जीते जाते हैं जब आप लोगों का विश्वास और लोगों का मत हासिल करें। वो लोगों का मत तभी हासिल, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए, वो लोगों का मत तभी हासिल होता है जब आप उनके इश्यूज के साथ कनेक्ट करें। कांग्रेस की समस्या सबसे बड़ी ये है कि आप लोग इश्यूज ऐसे उठाते हैं जिससे ये साबित हो जाए कि आपको अगले 15-20 साल में शायद सरकार में आने की ना तो कोई इच्छा है, ना कोई जल्दी है और ना आप किसी संदर्भ में काम करना चाहते हैं। तो चुनाव जीते, ये मैं इस पॉइंट को इसीलिए रख रहा हूं, चुनाव जीतने का सबसे बड़ा फैक्टर, चाहे वो कैसा भी पॉलिटिकल कैंपेन हो, वो फैक्टर यही है कि आपको अल्टीमेटली लोगों के बीच में जाकर लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा और वही कैंडिडेट, वही पार्टी चुनाव जीतती है जो लोगों का विश्वास जीतने में समर्थ होती है। ठीक है, रखिए अपनी बात टीना जी। देखिए, अगर ये इतना ही विश्वास होता जनता पर तो क्या पूरे देश के अंदर ही भाजपा होती? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो परसेप्शन बना हुआ है कि नहीं भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है, जनता के बीच चुनाव जीत रही है। नहीं, हम अभी हरियाणा की बात कर रहे हैं। अगर आप देश की बात करें तो उसके ऊपर भी हम लोग डेटा वाइज और टॉपिक वाइज बात कर सकते हैं। देश में भी कोई कांग्रेस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आउटसाइड हरियाणा नहीं चल रही है। आप जितने राज्यों में पता है, मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है और सबको पता है कांग्रेस की परफॉर्मेंस ऑल ओवर इंडिया कैसी है। तो आप देश की बात कर लें चाहे हरियाणा की बात कर लें, परफॉर्मेंस लेवल कांग्रेस का क्या है वो बच्चा बता देगा। नहीं तो बच्चा ये इस तरीके का नैरेटिव बनाया गया है ना, जानबूझ के भी किया गया है। मैडम, नैरेटिव अपने आप नहीं बनता, नैरेटिव लोग बनाते हैं, नैरेटिव जनता बनाती है। लोग नहीं बनाते, आप किसी की भी आप समझते हैं क्या? नहीं, नैरेटिव जो लोगों से कनेक्ट करता है वो नैरेटिव बनता है। सोशल मीडिया पर आईटी सेल के द्वारा जिस तरीके से किया जाता है, आईटी सेल आपका भी है, आप नैरेटिव बनाने में क्यों पीछे हो गए? दिख रहे नहीं, तो हम लोग नैरेटिव नहीं बनाते हैं सर। हम लोग रियल में जो काम होता है, आप लोग कुछ भी नहीं बना पाते, प्रॉब्लम यही है। महंगाई के मुद्दे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आप लोगों को लग रहा है। ठीक है, जो हमारे नेता है वो तो बहुत सकारात्मक रूप से राजनीति निभा रहे हैं। ये तो हमारे नेता तो नहीं कहते कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं इस तरीके से। हमारे नेता जो हैं वो बहुत ही जिसे कहते हैं साफ छवि वाले व्यक्ति और बहुत ही अच्छे से राजनीति निभा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने, जिस तरीके से आप देखिए कि पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हुए उसमें कितनी सारी, हरियाणा की बात कर रही हूँ मैं, इतनी हिंसा हुई। ये नफरत की राजनीति कहाँ से स्टार्ट हुई? ये नफरत की राजनीति भाजपा लेकर आई है। हमारे यहाँ इस समय पहले भी नहीं होता था। अब आप इसी चुनाव की बात करें, आदमपुर चुनाव की, जैसे ही जयप्रकाश जी बाहर आए, उन्होंने क्या बोला? उनकी स्टेटमेंट थी कि कुलदीप बिश्नोई ने उन पर हमला किया और वो एफआईआर कराने भी गए। तो ये किस तरीके की राजनीति? इतनी नफरत हो गई है कि कोई अगर व्यक्ति हार गया है, कोई व्यक्ति, तो आप उसको इतना अपने कार्यकर्ताओं को इंस्टिगेट करेंगे कि उस पर हमला करेंगे, फायरिंग करेंगे, इस तरीके का काम करेंगे, उन पर हमला करेंगे, हिंसा करेंगे। तो ये राजनीति की तो हमें, जो युवा है वो किस तरीके की राजनीति में प्रवेश करेगा? ये जो राजनीति की जो अब दौर चल रहा है, इसको तो बहुत जनता को भी सोच समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, देखने की जरूरत है।
अब जयप्रकाश जी, अब इन्होंने क्या बोला, जयप्रकाश जी की स्टेटमेंट है, ये मेरे शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि वो सबसे बड़े गुंडा है। तो ये जो भाषा है और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? लेकिन उस पर भाजपा के प्रवक्ता नहीं बोलेंगे। अब ये कहेंगे कि ये नहीं, ये जो पॉलिटिकल अब क्या कहेंगे कि नहीं, ये जो पॉलिटिकल तर्क वितर्क है, ये हमले इनको आप फैक्चुअल फिगर्स में नहीं ले सकते। आपकी तरह बीच में बोलने की आदत नहीं है ना, नहीं, बीच में बोलने की आदत नहीं है। आप चुप होंगे तो जरूर बोलेंगे। और मेरी फिंगर रेज थी, ऑलरेडी रेज थी, मैं स्क्रीन पर नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी फिंगर रेज थी। जी, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हार भी गया है किसी तरीके से, जनता ने अगर उसको वोट अधिक नहीं दिए, भव्य बिश्नोई से कम दिए हैं, तो ये हिंसा कहीं भी, हिंसा तो जो है ये बहुत ही निंदनीय है। इस पर तो भाजपा के प्रवक्ता को भी बोलना चाहिए कि नहीं ठीक है, हम खट्टर जी से कहेंगे कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। नलिन जी आपसे क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें आपने उन्होंने कहा संगठन की मजबूती को लेकर बात थी और आपने कहा कि बीजेपी का आईटी सेल नैरेटिव सेट कर रहा है। अशोक गहलोत जी ने जो कांग्रेस के अंदर राजस्थान के अंदर किया, क्या वो भी बीजेपी के आईटी सेल ने करवाया था? अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पीछे जा नहीं रहा हूँ। देखिए हमारी पार्टी के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है, यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता है कि कुछ छुपाया गया है। जो बोलना है चाहे मीडिया में आकर बोले, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से बोले। आजादी केवल अशोक गहलोत जी को ही है, सचिन पायलट को नहीं है? नहीं, सभी को ही है। और सब आकर, सचिन पायलट जी ने क्या नहीं आकर अपनी बात रखी, अपनी मन की बात जो भी है। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जो अपने दम पर चुनाव निकलवा कर लाया, आज वो केवल विधायक है जो कि अपनी उपलब्धि के कारण है। ना तो संगठन में कोई जिम्मेदारी है, ना सरकार में कोई जिम्मेदारी है। वो किसके सामने अपना दुखिया रोएगा? मैम, अभिव्यक्ति की आजादी तो है आपकी पार्टी के अंदर, क्यों नहीं बोलते हैं वो? और जब ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आपको सलाह देते हैं इस बात की कि कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा वाकई में ऐसा है जिस पर सोचने की आवश्यकता है, तो आप इसको एनीवेज ले जाते हैं इस बात को कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबकी बात को सुनते हैं और उस पर काम भी करते हैं, मंथन भी करते हैं। उदयपुर कीर्तन शिविर जो किया गया है ना, संगठन नहीं मजबूत है। और आप हरियाणा की बात कर रहे थे, आपने अपने नेशन लेवल पर वो बात की, देशव्यापी स्तर पर बात की, तो उसमें भी बहुत अच्छी खास स्थिति है। बताइए, लिस्ट तो सामने आने वाली है कुछ ही समय बाद। तो ऐसा नहीं है कि संगठन की मजबूती नहीं है। संगठन, अगर कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमें कोई सलाह देता है तो हम उसकी सलाह को पूरी तरीके से मानते हैं। ऐसा किसने कहा कि हम नहीं मानते हैं? नाम बनाने में भी आपको 7 साल लग रहे हैं टीना जी, वो भी देश की सबसे पुरानी पार्टी को, तो आपको पता ही ये सोचने वाली सिचुएशन है। नहीं, तो इस पर तो हम लगातार मंथन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग इस पर हमारी जो रणनीति है इस चुनाव के बाद भी और इससे पहले भी, हम अपनी रणनीति में मंथन 24 तक कंप्लीट हो जाएगा या उसके बाद भी चलता रहेगा? क्योंकि इलेक्शंस आर अबाउट टू कम। नहीं, 2024 से पहले ही होगा, क्योंकि 2024 में तो कांग्रेस की ही वापसी है। ठीक है, मैं नलिन जी एक बार मैं जवाब लेता हूँ वंदना जी से, फिर मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। वंदना जी, मैं ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मैं उनके बीच में नहीं बोली थी, तो वो कृपया करके मेरे बीच में ना बोलें, अपनी बात को लिख लें और बाद में जवाब दें। सबसे पहले आपने कहा कि जेपी पर हमला हुआ है, और जेपी पर जो हमला करवाया गया उसके लिए मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। अगर कहीं पर भी हिंसक घटना होती है तो मुख्यमंत्री संज्ञान भी लेते हैं और उस पर एक्शन भी होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये बताइए, हमला किसने किया था, क्या ये प्रूवन है? और दूसरी बात, क्या जब आपके पहले जो दलित प्रदेश अध्यक्ष थे, एक का तो दिल्ली में सिर तोड़ा गया था, और एक जो महिला बेचारी दलित थी उनको कैसे स्टेज से धक्के मार के उतारा गया था, तो उसके लिए भी संज्ञान हमको ही लेना है या आप लोग लेंगे, या आप लोग कंप्लेंट करेंगे? ये भी बता दीजिए मुझे। क्या आपने लीडरशिप को कंप्लेंट करी? क्या हुड्डा जी ने आकर बोला कि ये गलत हो गया, या कहीं गलत करने वाले वही थे इसलिए आप चुप रह जाते हैं? वहां पर वो आपको हिंसा नहीं दिखाई देती, ये आपको हिंसा दिखाई देती है। हिंसा किसी भी तरह से है वो गलत है। दूसरी बात, आपने कहा कि आईटी सेल है इनका आईटी सेल बहुत अच्छे से काम करता है। टूल किट तो आपकी दिखती है ना, कोरोना में भी ऐसे हुआ था ना, आपकी टूल किट आई थी जिसमें मेंशन था कि अपने जो हॉस्पिटल हैं वो रिजर्व रख लो, उसमें लोगों को एडमिशन मत लेने दो, कांग्रेस के कहने पे एडमिशन दो ताकि कांग्रेस जो है अच्छी दिखाई दे। ये टूल किट भी तो आपकी ही आती है ना। ये आईटी पे अगर हम काम करते हैं तो खुला ठीक है। मैं एक अपडेट है, एक अपडेट आ रही है, एक बड़ी खबर है। मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूँ, फिर वापस आऊंगा। एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बताते हैं क्या कुछ है। एक बड़ी अपडेट है। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने कहा कि कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला किया है। जयप्रकाश ने बात कही है, गाड़ी के शीशे को तोड़ा गया है। जयप्रकाश ने मामले की पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है।
चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप भी जयप्रकाश के द्वारा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि फिर से अगला चुनाव आदमपुर से ही लड़ूंगा। तो बड़ी अपडेट है, कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश की गाड़ी पर हमले का आरोप लगा है और कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला किया है। जयप्रकाश ने ये बात कही है, गाड़ी के शीशे को तोड़ा गया है। जयप्रकाश ने यह बात कही है। जयप्रकाश ने मामले की पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है और चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। तो अब लगातार ये सुबह भी उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि जब वो बाहर निकल रहे थे तो कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया और उस हमले में उनकी गाड़ी का शीशा जो है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है और अब उन्होंने बाकायदा इस बात की पुलिस कंप्लेन भी की है। वंदना जी, मैं आपके पास आता हूं इसी सवाल को लेकर, इसी खबर को लेकर, रखिए अपनी बात। मुझे लगता है कि जो भी दोषी है वो पकड़े जाने चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि अगर वो इनके कांग्रेस के दूसरे गुट के निकल आए तो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जिस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि इन्होंने शुरुआत में कहा कि भाजपा नहीं जीती है, कुलदीप बिश्नोई जीते हैं, और जेपी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाजपा जीती है। ये कंफ्यूज क्यों है, उसका कारण मैं बता देती हूँ। ये कारण क्या गिनाएंगे पीछे? अगर ये कुलदीप बिश्नोई जीते हैं बोलेंगे तो बताना पड़ेगा कि भजन लाल जी के समय में काम हुआ था, कुछ इनके प्रवक्ता कहते भी नजर आए, नेता भी कहते नजर आए, इसलिए ये जीत गए। अब भजन लाल जी के समय में काम हुए थे, लेकिन 10 साल हुडा जी के समय में क्या काम हुआ ये आज तक नहीं गिनवा पाते, क्योंकि हुडा जी ने पूरी रड़क निकाली थी आदमपुर के साथ, जब खासकर कुलदीप बिश्नोई वहां से जीत कर आए और उपचुनाव में भी वो जीते और कांग्रेस से अलग हुए। तो ये एक क्षेत्र का विकास कराने में, अपने ही एरिया के बारे में देखने के लिए मशहूर हैं, इसलिए अब जो है जनता इनकी रड़क निकालने का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि ये अभी हिंसा की बात कर रहे थे, पंचायती चुनाव में नफरत की बात कर रहे थे, तो भाई आप नफरत दूर करने का तरीका सिर्फ राहुल गांधी मोदी जी को जाके हक कर देते हैं, उनको गले लग जाते हैं, वो जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप जो सेंटेंस जो आप करते हैं रियल लाइफ में, मुझे याद है जब आपके ही नेता थे, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किस प्रकार से बयान आते थे कि शराब बांटो, पैसा बांटो, लेकिन कैसे भी करके ये इनको हावी रखो, ये तो आपके बयान आते थे। ये तो चीजें पकड़ी जाती हैं, टूल किट है, यानी कि आप इतने बड़े लेवल पे करते हो कि कुछ ना कुछ का अंश बाहर निकल कर आ जाता है। मैं नलिन जी से जवाब लेता हूं। नलिन जी, रखिए अपनी बात। सबसे पहले तो जो ये खबर अभी आई है जिसका आपने वर्णन करा कि ये विजुअल्स भी चल रहे हैं साथ साथ, मैं दर्शकों को बता दूं एक बार, ये ऊपर तस्वीरें चल रही हैं उसी खबर से संबंधित है। असामाजिक तत्वों ने जेपीजी की गाड़ी पर हमला करा है। इसका बिल्कुल कड़े शब्दों में मैं, पूरी जननायक जनता पार्टी भी निंदा करती है और इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी ऐसा करा है उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त रूप से की जानी चाहिए। दूसरा, अभी ये कहा गया कि सरकारी तंत्र का प्रयोग करा। मैं सोच रहा था कि वो लैंग्वेज कब आएगी कि ईवीएम रिग्ड थे और ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई, क्योंकि हारने के बाद जो सबसे मुख्य जो बहाने रह जाते हैं वो ये केवल 2 ही रह जाते हैं कि या तो सरकारी तंत्र का प्रयोग करा या फिर ईवीएम रिग्ड थे। लेकिन ये कोई नहीं मानता कि हम जनता के साथ कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहे और उनका जो समर्थन है वो हमें नहीं मिल पाया इस चुनाव में। लेकिन जितने भी वोट मिले उसका इन्हें धन्यवाद करना चाहिए। दूसरा, अभी ये बात कही गई कि कांग्रेस में बहुत अभिव्यक्ति की आजादी है और अपनी बात रखने की बड़ी आजादी है, तो G23 क्या किसी से छुपा हुआ है? जिन जिन लोगों ने कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक जो बदलाव आने चाहिए थे उसके ऊपर बात करनी शुरू करी, तो किसी के राज्यसभा के टिकट काट दिए गए, किसी के विधानसभा के टिकट काट दिए गए, और बड़े नेता जिन्होंने अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा उनको बेइज्जत होकर कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा। उदाहरण के तौर पर गुलाम नबी आजाद साहब, सुनील जाखड़ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, RPN सिंह जी, जितिन प्रसाद जी और अनेकों ऐसे नाम आज ये बात करते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जी ने जो ये चुनाव है वो जनता के ऊपर थोप दिया। उन्होंने कैसे थोप दिया? मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस की एरोगेंस ने ये चुनाव थोपा। जब वो वक्त मांगते रहे राहुल गांधी जी से मिलने का, अपनी बात रखने का, तो कहां थे राहुल गांधी जी और कहां थी कांग्रेस की लीडरशिप? क्या इतने बड़े नेता को हरियाणा के 10 मिनट देना, 15 मिनट देना, इतना भी कांग्रेस आला कमान को जरूरी नहीं लगा कि हम एक नेता को जिसने एक वोट बैंक क्रिएट करके इतनी मेहनत करके हरियाणा के अंदर पार्टी को स्थापित करा है, उनको हम 15 मिनट का वक्त तो दें अपनी बात रखने का? कितने ही चैनलों पे उन्होंने ये बात रखी। तो ये चुनाव उन्होंने नहीं थोपा, ये चुनाव थोपा आपकी एरोगेंस ने। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। वंदना जी, नलिन जी, टीना करमवीर जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना बहुत कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।